हेलो एंड वेलकम। लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा जीडीपी और जीएनपी में क्या रिलेशन है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, क्यों 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 जीडीपी ही लिया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमीज को कंपेयर करने के लिए और डॉलर में ही क्यों कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी। ये सारी चीजें लेक्चर नंबर 3 में आपको मिलेंगी। आज इस लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ने जा रहे हैं धोखे वाला जीडीपी क्या होता है, असली वाला जीडीपी क्या होता है। धोखे वाला जीडीपी नॉमिनल जीडीपी, असली वाला जीडीपी रियल जीडीपी। इतना ही नहीं, हम ये भी देखेंगे नेशनल इनकम अगर इंक्रीज होता है तो क्या ग्रोथ रेट भी इंक्रीज हो सकता है कि वो डिक्रीज भी हो सकता है। स्लो डाउन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर, ये सारी चीजें आज इस लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगी। स्टार्ट करूंगा मैं सबसे पहले आपसे जो वीडियो देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप हो और कोई इंडिया में काम नहीं करता, इंडिया में सिर्फ आप काम करते हो, बाकी सारे काम नहीं करते, तो वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते जीडीपी में, सिर्फ आप जीडीपी बनाते हो। जितना आप कमाओगे वो जीडीपी है, कोई क्योंकि कोई दूसरा काम ही नहीं करता। एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आप काम करते हो, बहुत अच्छी बात है। क्या काम करते हो? आपके पास गाड़ियों की फैक्ट्री है, आप कार्स बनाते हो, गाड़ियां बनाते हो। मान लेते हैं आपने गाड़ियां बनाई, ठीक है। 2011-12 में आपने 10 गाड़ियां बनाई। कितनी गाड़ियां बनाई? 10 गाड़ियां। और एक गाड़ी की कीमत 10 रुपए थी, फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई, फॉर एग्जाम्पल। तो 10 गाड़ियां बनाई आपने एक साल में, 11-12 साल में। एक गाड़ी की कीमत है 10 रुपए, तो टोटल आपने कितना कमाया 10 गाड़ियां बना के? एक साल में 100 रुपए। ये 100 रुपए आपका जीडीपी है। नॉमिनल में आपको बाद में समझाऊंगा। ये 100 रुपए आपका जीडीपी है क्योंकि आप इंडिया के बाउंड्री के अंदर हो, मान लेते हैं काम करते हो आप बाउंड्री के अंदर और सिर्फ आप पैसे कमाते हो, तो यही 100 रुपए है आपका जीडीपी। ओके, ठीक है, समझ आ गया इतना? ओके, अब आप ही हो, आप ही की वो फैक्ट्री है, लेकिन साल है 1920 और दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के जीडीपी, नॉमिनल और रियल, समझाऊंगा मैं अभी। साल है 1920, एक है नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरा है रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन पहले कहानी पे ध्यान दे दो। साल है 1920 और आप ही हो, आप ही की वो फैक्ट्री है जो गाड़ियां बनाते हो आप, लेकिन अभी आप दुगना काम करके दुगना गाड़ियां बनाते हो, दो गुना गाड़ियां बनाते हो। मतलब कि पहले 10 गाड़ियां बनाई, फिर 20 गाड़ियां आपने बनाई, ठीक है। ओके, मान लेते हैं आपने प्रोडक्शन अपना बढ़ाया, डेवलपमेंट हो गई, इंडिया की डेवलपमेंट हो गई, आपकी डेवलपमेंट हुई, क्योंकि अभी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडिया को। क्योंकि मैंने बोला सिर्फ आप पैसे कमाते हो और कोई नहीं कमाता, सिर्फ आप काम करते हो। तो 10 गाड़ियां आपने पहले बनाई, अब 2019-20 में थोड़ा सा डेवलपमेंट तो होगा, 20 गाड़ियां आपने बनाई, ठीक है। ओके, मतलब 2 टाइम्स आपने काम ज्यादा किया, ठीक है। उसके बाद आपको यह जानना है, जब आपने 20 गाड़ियां बनाई, एक गाड़ी की कीमत 2019-20 में 100 रुपए है। क्यों? क्योंकि वो कीमत तो नहीं हो सकती, पुराने जमाने की कीमत तो नहीं होती ना आज, महंगाई की वजह से, महंगा सामान होता है, ठीक है। तो महंगाई होने की वजह से, इन्फ्लेशन होने की वजह से आज एक गाड़ी 10 रुपए की नहीं है, आज एक गाड़ी है 2019-20 में 100 रुपए की। तो आप मुझे बताइए कि कितना आपने कमाया एक साल में। एक साल में 20 गाड़ियां बनाई, एक गाड़ी है 100 रुपए की, मल्टीप्लाई करो, 2000 रुपए आपने कमाया 2019-20 के साल में। ये 2000 रुपए आपका जीडीपी है, क्योंकि बाउंड्री के अंदर ये काम कर रहे हो आप, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, पहले आपने 10 गाड़ियां बनाई और 100 रुपए कमाए, जीडीपी 100 रुपए। अभी आपने 2 टाइम्स ज्यादा काम किया, 2 टाइम्स गाड़ियां बनाई, ठीक है ना। 10 गाड़ियां पहले, फिर 20 गाड़ियां, 2 टाइम्स। लेकिन पैसा 2 टाइम्स नहीं बढ़ा, पैसा बढ़ा 20 गुना ज्यादा। पहले 100 रुपए, फिर 2000। ये 200 नहीं है भाई, 2000 है। 20 गुना ज्यादा आपने पैसा कमाया, लेकिन सिर्फ 2 गुना ज्यादा, 2 टाइम्स ही आपने अपना काम बढ़ाया। प्रोडक्शन इंडिया की कंट्री, मतलब इंडिया में प्रोडक्शन 2 टाइम्स हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज 2 टाइम्स बने, मतलब दुगना आपने काम किया, लेकिन जीडीपी कितना निकला? 20 गुना ज्यादा। ये धोखा नहीं तो और क्या है, ये असली पिक्चर नहीं दिखाता। इसी को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, नाम का जीडीपी, क्योंकि इन्फ्लेशन है ये भाई।
काम जितना किया उससे बहुत ज्यादा जीडीपी निकल के आता है। इंडिया कितना है, ऊपर आपने पढ़ा भी, कितने ट्रिलियन है, कितने ट्रिलियन है, 2.9 ट्रिलियन डॉलर 2019 के हिसाब से इंडिया का जीडीपी है। अब ये इंडिया का जीडीपी नाम का जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है, धोखे वाला जीडीपी है। तभी तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स, बहुत सारे क्रिटिक्स जो गवर्नमेंट को बोलते हैं कि अरे ये वाला जीडीपी मत दिखाइए ना, नॉमिनल वाला जीडीपी, इतने ट्रिलियन हमने किए, ये नाम का जीडीपी मत दिखाइए, ये धोखे वाला जीडीपी मत दिखाइए, क्योंकि असली आपने काम किया ये नहीं दिखाएगा, ये तो दिखाएगा करंट प्राइस, इन्फ्लेशन वाला वैल्यू ऐड होता है। अगर आपको दिखाना ही है तो रियल दिखाइए, और रियल में आपको समझाऊंगा, देख लीजिए रियल, रियल में रियल पिक्चर समझ आ जाती है। कैसे? क्लियर हो जाएगा, और ये चीज भी क्लियर हो जाएगा अगर किसी को ये समझ नहीं आया। देख लीजिए कैसे। अभी आपने इस मामले में नॉमिनल जीडीपी में आपने लिया था करंट साल का प्राइस, मतलब जो 2019-20 में प्राइस है 100 रुपए, या एमआरपी जो गाड़ी पे था या कोई सामान पे था, एमआरपी। ओके, अब 2019-20 की ही बात है, लेकिन और आपने 20 गाड़ियां बनाई, आपको पता है कि 20 गाड़ियां आपने बनाई 2019-20 में, आपने 20 गाड़ियां बनाई, लेकिन 20 गाड़ियां आपने बनाई, लेकिन एक गाड़ी की कीमत करंट साल का नहीं लिया जाता है, पुराने बेस ईयर का लिया जाता है, जो कि 2011-12 है बेस ईयर। अब यहां पे आप लेते हो 100 रुपए, नहीं, करंट साल का प्राइस नहीं लेते हो, एमआरपी नहीं लेते हो, आप यहां पे 2019-20 का प्राइस नहीं लेते हो, आप यहां पे 2011-12 का प्राइस लेते हो, बेस ईयर का प्राइस लेते हो, कांस्टेंट प्राइस लेते हो। कांस्टेंट और बेस ईयर पहले समझाऊंगा। सीएसओ ने, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस जीडीपी को कैलकुलेट करता है और बाकी सारी चीजें, ये सीएसओ ने 2015 में कुछ बोला कि बेस ईयर होगा 2015 के बाद में 2016 के लिए, 17 के लिए, 18 के लिए, 19 के लिए, 20 के लिए, ठीक है, जब तक नया बेस ईयर ना आए। 2015 में सीएसओ ने बोला कि अब से बेस ईयर होगा 2011-12, मतलब कि सामान की कीमत जो 2011-12 में थी इंडिया में, वही कीमत आप लोगे एज कांस्टेंट प्राइस हर साल 2015 के बाद, 16, 17, 18, 19, 20, हर साल। अगर आपको रियल जीडीपी निकालना है तो आपको 2011-12 के प्राइसेस लेने हैं, इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए, ठीक है, महंगाई को दूर रख के, ठीक है। मकसद की बात, हर साल 11-12 के प्राइसेस लेने हैं, तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस। जब तक नया सीएसओ ना बोले, सीएसओ जब तक नया बेस ईयर ना दे, तब तक रियल जीडीपी निकालने के लिए 2011-12 के ही चीजों के प्राइस लेने हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं 2011-12 को बेस ईयर। अब सीएसओ ने 2011-12 को ही बेस ईयर क्यों बनाया, इसी साल को बेस ईयर क्यों बोला? क्योंकि इस साल स्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त थी इंडिया में। स्टेबिलिटी का मतलब प्राइसेस ज्यादा और कम नहीं हुए, फ्लक्चुएशंस कम हुए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इस साल में ज्यादा नहीं हुआ, प्राइसेस, चीजों के दाम, चीजों के बड़े और घटे नहीं बहुत ज्यादा। वही साल को ज्यादातर सीएसओ लेता है अकाउंट में और बोलता है कि यही साल के प्राइसेस माने जाएंगे बेस ईयर के प्राइसेस, ठीक है। आ गया आपको समझ कि बेस ईयर किस चीज पे लिया जाता है? स्टेबिलिटी पे, प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज ना हो जाए। बेस ईयर कौन बताता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। किस साल में 2011 बेस ईयर चुना सीएसओ ने? 2015 में। अच्छा, 2011-12 को क्या बोलता है, क्या बोला जाता है? बेस ईयर, ठीक है, ओके। अगर आप बेस ईयर पे कोई चीज कैलकुलेट करते हो तो आप रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हो। अगर आप 2019-20 के ही प्राइस पे ही चीजों के प्राइस कैलकुलेट करते हो, सॉरी, जीडीपी कैलकुलेट करते हो, या एमआरपी पे जीडीपी कैलकुलेट करते हो, उसको बोलते हैं नाम का जीडीपी। बहुत ही हाई दिखाया जाता है ये जीडीपी, बहुत ही हाई। रियल तो बहुत कम आता है, रियल तो असली पिक्चर आपको बताता है। आपने दुगना काम किया, दुगना ही पैसे भी बढ़ेंगे, वही समझाऊंगा मैं आपको। आपने 2019-20 में 20 गाड़ियां बनाई, एक गाड़ी है 100 रुपए की, नहीं 10 रुपए की। ये 10 रुपए 19-20 की प्राइस नहीं है, ये 10 रुपए है कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर का प्राइस, कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर का प्राइस। ये जब आप निकालोगे तो आप खुद ही मुझे बताइए कितना निकला, जीडीपी कितना निकला। 20 गाड़ियां 19-20 में और एक गाड़ी 10 रुपए की, 20 इंटू 10, 200 रुपए आपका जीडीपी है। देख लीजिए, ये रियल पिक्चर दिखाता है। क्यों? पहले 10 गाड़ियां आपने बनाई, 100 रुपए आपका जीडीपी था।
अब आपने 20 गाड़ियां बनाई तो 200 रुपए जीडीपी। आपने जितना काम किया उतना ही जीडीपी भी बढ़ गया रियल जीडीपी में। 10 गाड़ियां बनाई, फिर बाद में 20 गाड़ियां बनाई, दुगना काम किया, 100 रुपए, फिर 2 टाइम्स, यहां भी जीडीपी बढ़ा। ठीक है, ये वाला केस थोड़ा सा फेक लगता है। आपने दुगना काम किया लेकिन पैसे कितने बढ़ गए? 20 गुना ज्यादा। अरे ये तो आंखों का धोखा है, नॉमिनल जीडीपी। असल में इसमें नहीं पता चलता इंडिया में डेवलपमेंट हुई या नहीं, ये तो बस फिगर्स आपके सामने हाई जीडीपी दिखाया जाता है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट्स बोलते हैं ये नॉमिनल जीडीपी को मत बताओ, गवर्नमेंट को बोलते हैं इतना ट्रिलियन विलियन मत बताओ, हमें इतना ट्रिलियन पहुंच गया, ये तो धोखा है। ये तो इन्फ्लेशन का वैल्यू आप ऐड करते हो, इन्फ्लेशन का वैल्यू आप निकालो तभी तो रियल जीडीपी आएगा। कांस्टेंट प्राइसेस पे ले लो, बेस ईयर पे ले लो, तभी तो रियल जीडीपी निकलेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। अब सॉरी, अब ये नॉमिनल जीडीपी 2000 डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी 200 इनटू 100, जब आप परसेंटेज निकालते हो उसी को बोलते हैं जीडीपी डिफलेटर। ये हमें नीचे भी पढ़ना है, देखना है, रिपीट हो जाएगा। पहले आप मुझे बताइए, अगर सवाल आया, अगर सीएसओ कैलकुलेट करता है एक साल में जीडीपी कंट्री का और वो करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करता है या एमआरपी के पे कैलकुलेट करता है, तो आप बताइए वो रियल जीडीपी है कि नॉमिनल जीडीपी है? आंसर है नॉमिनल जीडीपी। अगर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस किसी साल में जीडीपी कैलकुलेट करता है लेकिन उस साल का करंट प्राइस नहीं लेता, कांस्टेंट प्राइस लेता है या बेस ईयर का प्राइस लेता है, तो सीएसओ ने कैलकुलेट क्या किया? रियल जीडीपी की नॉमिनल रियल जीडीपी। अगर ऐसा सवाल आए, कहां पे हाई जीडीपी आता है, नॉमिनल में आता है कि रियल में आता है? सर नॉमिनल में आता है। क्यों आता है नॉमिनल में ज्यादा जीडीपी? क्योंकि यहां पे महंगाई ऐड हुई है, इन्फ्लेशन ऐड हुई है। अगर ये सवाल आए, इन्फ्लेशन वैल्यू एक्सक्लूड, खत्म, जहां पे ऐड नहीं होता, मतलब एक्सक्लूड कहां पे किया जाता है? रियल जीडीपी में। कहां पे इंक्लूड होता है? नॉमिनल जीडीपी में, इन्फ्लेशन का वैल्यू। महंगाई कहां पे ऐड होती है? नॉमिनल में। कहां पे सब्ट्रैक्ट, एक्सक्लूड होती है? रियल जीडीपी में। समझ आ गया आपको? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी क्या होता है? जीडीपी डिफलेटर। ओके ओके ओके, मेरे हिसाब से समझ आ गया आपको। ओके, अब देखो, 10 गाड़ियां थी, 10 रुपए जो यहां पे आपने लिए थे ना 2011-12 में, स्टेबिलिटी थी ना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ज्यादा नहीं हुआ, तो इस साल जो पैसा लिया गया था वो इसी साल का करंट प्राइस का लिया गया था, करंट प्राइस का एमआरपी का लिया गया था, तो निकलेगा नॉमिनल जीडीपी। इसलिए यहां पे मैंने ऊपर नॉमिनल जीडीपी लिखा। कोई मत कंफ्यूज होगा नॉमिनल क्यों लिखा, क्योंकि ये 2011 का करंट प्राइस है। ठीक है, ओके, समझ आएगा आपको आगे भी भाई। अभी जो यही तो पढ़ना है हमें। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में फर्क बताइए, बताइए फर्क। सब कुछ आपको पता है, धोखे वाला जीडीपी नॉमिनल, रियल वाला जीडीपी असली। ये करंट प्राइसेस पे लिया जाता है, करंट जो उस साल के प्राइसेस है, महंगाई वाले प्राइसेस। ये कांस्टेंट प्राइसेस लिया जाता है, पुराने प्राइसेस, महंगाई को खत्म करके। ठीक है, अच्छा, इसमें कोई बेस ईयर वेस ईयर नहीं होता, डायरेक्ट एमआरपी देखो और चीजों के कैलकुलेशन करो, देखो कितना जीडीपी बना एक साल में। इसमें बेस ईयर प्राइसेस लिए जाते हैं और बेस ईयर सीएसओ डिसाइड करता है, और सीएसओ बेस ईयर लेता है उस साल को जिसमें फ्लक्चुएशंस नहीं हुए हैं, प्राइसेस हाई लो, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन नहीं हुआ है ज्यादा। उसके बाद जिस बच्चे को इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं पता, भाई जबरदस्त पढ़ाएंगे आपको। जब हम पढ़ाएंगे ना इन्फ्लेशन का डिफ्लेशन का टॉपिक, आपका माइंड ब्लो होने वाला है। जबरदस्त टॉपिक है वो, इंटरेस्टिंग। अभी देख लीजिए, अभी तो बहुत पढ़ना है भाई। अच्छा, इन्फ्लेशन कहां पे ऐड होता है? सर महंगाई कहां पे ऐड होती है? जहां पे ये ना करंट प्राइसेस आप लेते हो, इस साल के प्राइसेस, नॉमिनल जीडीपी। इन्फ्लेशन कहां पे खत्म होता है? रियल जीडीपी। अच्छा हाँ, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में कौन से कंट्रीज प्रेफर करते हैं कि वो नॉमिनल निकाले, और कौन से कंट्रीज प्रेफर करते हैं कि वो रियल निकाले, अपनी कंट्री की असली पिक्चर दिखाने के लिए? देखो, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनमें ज्यादा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं होता, तो वो करंट प्राइस पे ही लेते हैं, नॉमिनल जीडीपी ही ज्यादातर वो निकालते हैं। लेकिन जो डेवलपिंग होते हैं या अंडर डेवलप्ड, लीस्ट डेवलप्ड होते हैं, उसमें उन कंट्रीज में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की फर्क आती है। कुछ ही साल में बहुत हाई इन्फ्लेशन होता है खासकर। इसलिए डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो बेस ईयर वाला ले ले, इन्फ्लेशन को खत्म करे, कांस्टेंट प्राइसेस पे ले ले और रियल जीडीपी वो निकालने की कोशिश करते हैं। बताया मैंने ऊपर आपको, एक जगह 1000, एक जगह 2000, दूसरी जगह 200। तो बताइए ज्यादा
पैसा कहाँ पे निकला ज़्यादा जीडीपी? नॉमिनल में। वही है यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉमिनल में हायर वैल्यू निकलता है, ज़्यादा पैसा। धोखा, रियल में असली कम पैसे निकलते हैं, लोअर, क्योंकि इन्फ्लेशन खत्म। ये वाला जीडीपी, नॉमिनल वाला जीडीपी अक्सर 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 नॉर्मली ये क्वार्टर्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और रियल वाला जीडीपी पूरे साल को कंपेयर करने के लिए होता है। अब क्वार्टर क्या होता है, पूरा साल क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल 2019-20 की बात ले लूं, 19-20 की अगर मैं बात करूं 2019-20 की, फॉर एग्जांपल आपको पता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर होता है। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में, इस एक साल में, 2019-20 के साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, हो गए ना एक साल। ये 3-3 महीनों को बोलते हैं क्वार्टर। मतलब एक साल में कितने क्वार्टर हुए? 4 क्वार्टर। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने। ये जो एक क्वार्टर है और दूसरा क्वार्टर है, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए नॉर्मली ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नॉर्मली नॉमिनल जीडीपी ही लेते हैं अकाउंट में। क्वार्टर्स आपस में, क्वार्टर्स को देखो, ये सारे 4 क्वार्टर एक ही फाइनेंशियल ईयर के हैं, एक ही साल में 4 क्वार्टर्स, 12 महीने होते हैं। अब उसके लिए नॉमिनल। अब अगर एक साल हो, 2017-18 और 19-20 और 20-21 अलग अलग साल हो, फाइनेंशियल ईयर अलग अलग हो, नॉर्मली उनको कंपेयर करने के लिए रियल जीडीपी निकाला जाता है। नॉर्मल, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, लेकिन अक्सर 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 ऐसा देखा गया। और हर एक के अपने अपने फायदे हैं। नॉमिनल ये ज्यादा, रियल तो असली पिक्चर दिखाएगा, नॉमिनल धोखा देगा, लेकिन नॉमिनल साथ में ये भी बताएगा कितना इन्फ्लेशन हुआ है, ठीक है। रियल ये पिक्चर नहीं दिखाएगा कितना इन्फ्लेशन हुआ है, और नॉमिनल जो है, जो दिखाएगा इन्फ्लेशन वैल्यू, इसी को डिवाइड जब आप करते हो रियल वाला, इनटू करते हो 100% निकालने के लिए, उसी में निकलता है जीडीपी डिफ्लेटर। वो क्या बोलता है? वो असल में ये बोलने की कोशिश करता है, जीडीपी डिफ्लेटर, कि कितना इन्फ्लेशन हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक कंट्री में कुछ सालों में कितना इन्फ्लेशन हुआ है। तो जीडीपी डिफ्लेटर होता है बराबर धोखे वाला जीडीपी डिवाइड बाय असली वाला जीडीपी इनटू 100, ठीक है। बहुत हाई फिगर, बहुत कम फिगर इनटू 100, बहुत हाई फिगर, तो जीडीपी डिफ्लेटर ये दिखाने की कोशिश करेगा हमको कि इन्फ्लेशन से कितना असर पड़ा है, कितना वेरिएशंस आई हैं इन्फ्लेशन की वजह से। अब आखिर पे इस बात को समझो। देखो भाई, आपने बहुत बार सुना होगा, अरे ग्रोथ बढ़ गई, इस साल ग्रोथ कम है, ग्रोथ रेट ज्यादा है, ग्रोथ रेट कम है, अक्सर आप सुनते हो। कभी ऐसा नहीं सोचना कि ग्रोथ रेट कम हुई तो नेशनल इनकम कम हुआ, कंट्री की इनकम कम हुई, जीडीपी कंट्री का कम हुआ, जीएनपी कम कंट्री का कम हुआ, एनएनपी कंट्री का कम हुआ, पर कैपिटा इनकम कंट्री का, ऐसा कभी नहीं सोचना। अब मैं जीडीपी देखो, नेशनल इनकम के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जीडीपी है, एनडीपी है, एनएनपी है, जीएनपी है, लेकिन मैंने बस जीडीपी लिया, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजें नहीं है। हर एक चीज देखो, हर एक चीज आप निकाल सकते हो। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नाम वाला जीडीपी। नॉमिनल जीएनपी क्या होता है? नेशनल्स की बात हो रही है यहाँ पे, और इन्फ्लेशन वाला ऐड करके। तो बहुत आसान है, अगर किसी को क्वेश्चन है कोई नीचे करो, मैं आंसर दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। देख लीजिए 2017-18 में फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जीडीपी है या नेशनल इनकम है 100 रुपए, ठीक है। दूसरे साल इंडिया ने कितने कमाए, कितना जीडीपी, कितना इंक्रीज हुआ पैसा? 120 रुपए। मतलब इंक्रीज हुई ना जीडीपी, नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ ना, कंट्री का इनकम बढ़ गया ना, ठीक है। कितना परसेंट से बढ़ गया? 20% से। कैसे? 100 और अगले साल 120, मतलब 20% ग्रोथ रेट हुई। अब आप आगे देखो, इस साल और इस साल को कंपेयर करके 120 से 130 हुआ, मतलब पैसा बढ़ा, नेशनल इनकम बढ़ा, जीडीपी बढ़ा, इनकम तो बढ़ा कंट्री का, लेकिन ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ रेट डिक्रीज हुआ। कैसे? आप निकालो, पहले आपने 100 और 120 के मुकाबले में देखा कितना परसेंट बढ़ा, वो तो 20% बढ़ा। अब आप निकालो 120 और 130 के मुकाबले में कितना परसेंट बढ़ा 130 पे, तो सिर्फ 8% बढ़ा। पहले 20% बढ़ा ग्रोथ रेट, फिर 8% ग्रोथ रेट, मतलब ग्रोथ रेट कम हुई। ग्रोथ रेट, यहां से इनकम तो बढ़ी, 120 से 130 इनकम तो बढ़ी कंट्री की, मगर ग्रोथ रेट जिस तेजी से रेट हो रही थी, कंट्री ग्रो हो रहा था जिस तेजी से, वो उस तेजी से नहीं हुआ, 20% से कम हुआ, 8.3, मतलब रेट डिक्रीज हुई, ग्रोथ रेट कम है, स्लो डाउन चल रहा है, स्लो ग्रोथ है, ठीक है।
अच्छा, अब आप देख लीजिए और एक एग्जाम्पल है, इस साल के मुकाबले में 130 इस साल था और 135, मतलब थोड़ा सा इनकम तो रेज हुआ, इनकम तो कंट्री का बढ़ गया, लेकिन ग्रोथ रेट बढ़ी की घटी? पिछले मुकाबले, इन दोनों के मुकाबले में 8.3 थी, लेकिन इन दोनों के मुकाबले में और घटी, 2 बार घटी, और ग्रोथ रेट कम हुई। यहां से पैसे थोड़े थोड़े बढ़ गए, लेकिन रेट कम हुई। जिस तेजी से, जिस रफ्तार से पहले यहां पे ग्रोथ बढ़ी थी 20%, उस रफ्तार से नहीं बढ़ी ना आगे, इसी को बोलते हैं ग्रोथ रेट कम होना। नेशनल इनकम तो कंट्रीज का हमेशा बढ़ता है, अरे डेवलपमेंट ही होती है ना दिन ब दिन, इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, तो नेशनल इनकम कंट्रीज का हमेशा से बढ़ता है, लेकिन उनकी किस किस तेजी से ग्रोथ रेट होती है ये देखना पड़ता है। कभी बहुत तेजी से होती है, लेकिन कभी स्लो होती है, जिसको स्लो डाउन बोलते हैं। देखो आपने यहां पे देखा स्लो ग्रोथ, इसी को बोलते हैं स्लो डाउन। लेकिन अगर स्लो डाउन परसिस्टेंट हो, स्लो डाउन कुछ क्वार्टर्स तक चले, नॉर्मली 2 क्वार्टर्स, या स्लो डाउन कुछ सालों तक चले, स्लो डाउन जब परसिस्टेंट होता है, जब ज्यादा स्लो डाउन होता है, अच्छा मुझे बताओ, पहले 20% थी, फिर 8.3, इसका मतलब क्या? स्लो डाउन हो गया, कंट्री स्लो डाउन में चल रही है। लेकिन जब बार बार कम रेट हो, जैसे यहां पे आपको दो देखने को मिले, तो इसी को बोलते हैं रिसेशन, और जब बहुत ज्यादा हो तब बोलते हैं डिप्रेशन। मकसद की बात इसको समझो, स्लो डाउन पहले होता है, लेकिन स्लो डाउन जब परसिस्टेंट हो, कुछ टाइम तक हो, उसको बोलते हैं फिर रिसेशन। जब बहुत ज्यादा लंबे समय तक हो, सालों तक हो, 10 साल, 20 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तब होता है डिप्रेशन। रिसेशन नॉर्मली क्वार्टर्स, 2 क्वार्टर से ज्यादा स्लो डाउन है तो उसको बोलते हैं रिसेशन। डिप्रेशन तो सालों तक चलता है, इसको हम अच्छे से टाइमलाइन में देखेंगे। डिप्रेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, स्लो डाउन क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। मकसद की बात इतना ही समझो, पहले स्लो डाउन होता है, ग्रोथ रेट कम। जब परसिस्टेंट रहे ग्रोथ रेट, स्लो डाउन बहुत ज्यादा हो, स्टैग्नेशन हो, उसको बोलते हैं रिसेशन। जब बहुत हद से ज्यादा चला जाए ग्रोथ रेट कम, कंटिन्यूअस हर साल ग्रोथ रेट कम, हर साल ग्रोथ रेट कम, बहुत लंबे समय तक, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे, कोई बात नहीं, इसका टाइम पीरियड भी मैं आपको समझाऊंगा। अब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, मसला कोई है ही नहीं, मेरे हिसाब से खत्म हो गया। अगर कोई सवाल है आपका, नीचे कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सवालों का जवाब इंक्लूड करूंगा। ठीक है, अब हमें आगे पढ़ना है मेथड्स ऑफ मेजरिंग जीडीपी। उसके बाद पीपीपी क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है, करंट पिक्चर जीडीपी की क्वार्टर थर्ड जो है ना 2019 का, अक्टूबर टू दिसंबर, उसमें 4.7% ग्रोथ रेट देखी गई। मतलब बहुत कम नेशनल इनकम, जीडीपी बहुत डाउन है। रीजन क्या है ये हम देखेंगे, स्टैगफ्लेशन क्या होता है ये हम देखेंगे, ये स्ट्रक्चरल रीजन है या साइक्लिक रीजन है, और सबसे इंपॉर्टेंट मिडिल इनकम ट्रैप जो आज न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है, ये क्या है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम आ गई भाई, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा हो गया। ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट लेक्चर में सारा कुछ खत्म हम करेंगे। अब जीडीपी बस एक लेक्चर आने वाला है, सारा कुछ खत्म हो गया, उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे जीडीपी में। ठीक है, और आपका कोई सवाल है तो नीचे बताइए। बाय।